पुलिस को फ्री हैंड, अपराधियों के हाफ एनकाउंटर की कार्रवाई, लेकिन इसके बावजूद अपराध की बड़ी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां घर में घुसकर रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सवाल उठ रहा है कि जब सरकार लगातार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तब अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में डबल मर्डर की वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। अपराधियों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी। ग्राउंड फ्लोर पर अशोक कुंवर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जबकि उनकी पत्नी का शव घर की छत पर मिला। शुरुआती जांच के मुताबिक उनका गला घोटा गया, पैर रस्सी से बांधे गए थे और मुंह पर टेप चिपका मिला था। पुलिस को सीसीटीवी में 2 संदिग्ध भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान जारी है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे लूट, संपत्ति विवाद और आपसी रंजिश समेत कई पहलुओं पर जांच में जुटी है। मोबाइल नहीं उठा रहे थे फोन पे, हम गए देखने तो मरे पड़े थे, तो हम पुलिस को फोन करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति था अंदर का? मरे पड़े हैं तो क्या स्थिति थी? गला रहता था। अब हम नहीं देखे, डिबेट पर लेटे हुए थे, हम नहीं देखे। दोनों पति पत्नी अलग थे या साथ में? नहीं, वो ऊपर है, ये नीचे है। लेकिन सवाल सिर्फ मुजफ्फरपुर के इस डबल मर्डर का नहीं है। पिछले कई दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों से घर में घुसकर हत्या, लूट, चोरी, फायरिंग और मारपीट की कई घटनाएं सामने आई हैं। दरभंगा में महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर पटना, गया, आरा, जमुई, नालंदा, समस्तीपुर, मुंगेर, औरंगाबाद में घरों को निशाना बनाने की घटनाएं, अपराधियों का दुस्साहस लगातार सामने आ रहा है। अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है, एफएसएल द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है और जो फुटेज वगैरह मिला है उसमें 2 अभियुक्त दिख रहे हैं और प्रथम दृष्टया जो है चाकू मार के हत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन विधिवत जो एफएसएल की जांच और फिर पोस्टमार्टम के बाद हम लोग उसकी पुष्टि कर पाएंगे। पुलिस का दावा है कि बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस को फ्री हैंड भी दिए गए हैं। कई मामलों में अपराधियों के खिलाफ हाफ एनकाउंटर जैसी सख्त कार्रवाई भी देखने को मिली है। इसके बावजूद आखिर बड़ी आपराधिक घटनाएं कई सवालों को खड़े कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। खबर राजधानी पटना से है, जहां मुख्यमंत्री आवास समेत कई संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है। मुख्यमंत्री आवास और मुख्य सचिवालय परिसर में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से सघन जांच अभियान चलाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी सेंट्रल ममता कल्याणी ने बताया कि धमकी भरा मेल मिलने के बाद उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बारीकी से जांच कराई जा रही है। लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का आचरण निंदनीय है और यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए कल बैठे थे राहुल गांधी। हालांकि पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया। प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद थी, लेकिन इस धरना प्रदर्शन को लेकर के और इस घटना को लेकर के नितिन नवीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है, वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं।
विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है। और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। राजधानी पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह मुस्तैद है। डेंगू के बढ़ते कहर पर रोक लगाए जाने को लेकर अस्पताल को सभी संसाधनों से लैस कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन को जहां सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में डेंगू की जांच को लेकर समुचित मात्रा में किट भी उपलब्ध करा दिया गया है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए मेडिसिन विभाग में 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। चूँकि हम लोग को अनुभव हो चुका है, पिछले साल तो नहीं, उसके पिछले साल काफ़ी जोर से डेंगू हुआ था। इस बार हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरी दवा और जो भी सामान उपलब्ध करा दिया गया है। बेड तो आप देख ही रहे हैं कि 2 वार्ड मेल फीमेल है, जिसमें 15-15 बेड हमने डेंगू के लिए रिजर्व रखा है। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम सदर अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं और बदहाली का शिकार बना हुआ है। दरअसल बिजली विभाग की ओर से अस्पताल के पास पावर ग्रिड स्थापित करने के लिए परिसर में जगह जगह अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों को समय पर न भर जाने से बारिश का पानी भर गया है और पूरा परिसर दलदल में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। काफी परेशानी हो रहा है। क्या दिक्कत है? गड्ढा हो गया है, पानी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, नाली के ऊपर चढ़ के आ रही हैं? हाँ, नाली के ऊपर कष्ट करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, गिरने का भी डर रहता है? हाँ। बहुत परेशानी हो रहा है। नाला के ऊपर हम लोग चढ़ कर आ रहे हैं। एक औरत का गोड़ छटक गया, बेचारी गिर गई यहीं पे। बताइए, यहीं दशा हो रहा है। कहाँ की स्थिति है? सासाराम सदर अस्पताल का है, यहीं की स्थिति है। ये पावर ग्रिड बन रहा है 33/11 के भी, जो शहरवासी को दिक्कत हो रही है बिजली की, उससे राहत मिलेगी। अच्छा अच्छा, उसी के लिए खुदाई हुआ सड़क पे? हाँ, वो केबल डाली जाएगी, यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल। अच्छा, 11,000। खबर मधेपुरा से है, जहां संभावित बाढ़ और कोसी नदी कटाव की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने पुलिस अधीक्षक के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कटाव प्रभावित इलाकों की स्थिति देखी और अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। अब खबर पूर्णिया से है, जहां केनगर प्रखंड के गोकुलपुर आदर्श मध्य विद्यालय के शिक्षक विशाल भारती के निलंबन के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और ग्रामीण संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर निलंबन वापस लेने की मांग की। बच्चों का कहना है कि विशाल भारती एक अच्छे और समर्पित शिक्षक है, जिन्हें साजिश के तहत हटाया गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षक पर अनुशासनहीनता और फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि निलंबन नियमानुसार किया गया है और बच्चों को प्रदर्शन में शामिल किए जाने की भी जांच होगी। बोलेगा बढ़िया। 10 दिन में हम लोग का बच्चा लोग को स्कूल बंद कर दिया। विशाल सर पढ़ा रहा था, विशाल सर को रिटर्न कर दिया स्कूल से। क्यों नहीं जा रहा? विशाल सर नहीं है, मन नहीं लगता है। विशाल सर को निकाल दिया, इसीलिए हम लोग का बच्चा नहीं जाने के लिए बहुत प्यार करता है विशाल सर। अब विशाल सर बार बार घर पे आ रहा है, यही बच्चा हमको चाहिए। बाबू सोना करके बच्चा को बुला के स्कूल लेके जाते थे। कॉपी किताब सब चीज देता है। नहीं, बच्चा गया पर घूर के चला गया। सर रहता तब कोई सर बोल रहा है 7 नंबर वार्ड के हम नहीं पढ़ाएंगे, बबलू सर बोल रहा है नहीं पढ़ाएंगे। विशाल सर पढ़ा रहा है तो वही नहीं पढ़ाएगा, वो वो रसोईया रहते हैं। उस दिन दोनों रसोईया में, उस दिन शादी था तो दोनों रसोईया नहीं आए थे, तो पूरे बच्चा रहेगा टोल में सर मैम और बच्चा सब मिलके खाना बनाए। ठीक, फिर जो क्या कहता है थाली और हंडी वगैरह सब बचे, पहले वो बच्चा सब धो रहे थे, मतलब सर सब धो रहे थे। फिर बच्चा लोग कहे कि दो हम धो दीजिए, हम धो देते हैं सर। फिर जो हंडी ना बचता है वो सर सब धो रहे थे ना, तो बच्चा सब कहे हम धो देते हैं। तो उसी का जो स्कूल में कैमरा लगा हुआ पूरा थी स्कूल में, उसी में रिकॉर्ड किया। फिर क्या कहता है कि मुखिया के पास लेके गया, इसी में हुआ। और क्या कहता है कौन टीचर हुआ? कौन टीचर? विशाल सर। अच्छा, कौन किया है? बबलू सर। हमारे टीचर विशाल सर हैं, जो कि मतलब यूपी से हैं, बट यहाँ पे अभी एक या 1.5 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत काफी अच्छा कर रहे हैं और काफी अच्छे भी पढ़ा रहे हैं। जबकि बच्चा लोग नहीं पढ़ते तो जबरदस्ती उठा के लेके आते पढ़ाने के लिए। और हमारे गांव के टीचर ऐसा अभी आज तक नहीं किए हैं, तो इसी की वजह से उस सर को शायद रहा नहीं गया, जेलियस वगैरह फील हुआ और सर को जो है जबरदस्ती का झूठे इल्जाम में लगा के इसको सस्पेंड किया गया। और हम लोग ये सस्पेंड नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे सर जब नहीं रहेंगे ऐसे अच्छे टीचर,
तो हमारे बच्चे लोग जितने भी है, जो जितने बच्चे लोग पढ़ते हैं शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। माध्यम से लगा कि फोटो अटेंडेंस बनाया गया है, बट बच्चों के जैसे इस तरह से आ रहा है कि नहीं टीचर को यहीं पर मतलब सस्पेंड नहीं किया गया, करने दिया गया, तो बच्चे को दिग्भ्रमित कर दिया गया है। इसमें बच्चे का कोई ये नहीं है, क्योंकि टीचर सस्पेंड होना एक अनुशासनहीनता जब भी कोई करते हैं तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और इसको अननेसेसरी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। खबर लखीसराय से है, जहां जिले के लोगों को पासपोर्ट सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर ऑफिस में 3 दिवसीय विशेष पासपोर्ट सेवा शिविर शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी और उप क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने किया। 21 से 23 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर में कुल 165 आवेदकों के पासपोर्ट से जुड़े कार्य किए जाएंगे। अधिकारियों ने लोगों से केवल आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन करने और किसी भी दलाल के झांसे में नहीं आने की अपील की। समाहरणालय के प्रांगण में दूसरी बार, पिछली बार जुलाई महीने में ही लगाया गया था पासपोर्ट विभाग के द्वारा, पटना के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, और दोबारा से फिर आज लगाया गया है और आज से 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रति दिन के हिसाब से 55 स्लॉट हम लोगों ने रिलीज़ किए हैं, 50 नॉर्मल और 5 पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो 3 दिन का मिला करके 165 आवेदन हम लोग स्वीकार करेंगे। तो तीनों दिन का स्लॉट बुक है सर? अभी तक 2 दिन का करीब फुल हो गया है, तीसरे दिन का कुछ स्लॉट खाली है, तो उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक फुल हो जाएगा। मैं तत्काल में अभी ताइवान में रहता हूँ, वहाँ मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट इस साल एक्सपायर होने वाला था। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे पता चला कि मुझे या तो पटना जाना पड़ेगा या तो बेगूसराय का डेट मुझे दिख रहा था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चेक किया तो मुझे लखीसराय के बारे में भी पता चला। तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि मुझे पटना या फिर बेगूसराय नहीं जाकर के लखीसराय में ही मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा। बिहार में आपदा से निपटने के लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स की सुरक्षा एजेंसी अभी से तैयारी कर रही है। इसको लेकर प्रदर्शनी भी दानापुर बीआरसी में लगाया गया है, जिसमें ड्रोन से लेकर आपदा से जुड़े नई नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया। आपदा प्रबंधन का प्रदर्शनी देखने के लिए राज्यपाल पहुंचे और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया। दानापुर में, पटना में अगर आप मिलाकर देखो तो 3 हफ्ते में ये तीसरी सभा है जिसमें आपदा प्रबंधन के ऊपर बातचीत की जा रही है, विचार किया जा रहा है। ये सब तैयारी के लिए है कि बिहार में आमतौर पे यहाँ बहुत फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं, बाढ़ आती है, उसको सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आजकल के आपदा प्रबंधन में कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो तैयारी है। खबर पूर्णिया से है, जहां विश्व की पहली दिव्यांग महिला पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा विद्या विहार स्कूल के 30वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी साझा कर छात्रों में नया जोश और प्रेरणा भरी। अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि कैसे उन्होंने 2013 में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और सुरक्षित वापस लौटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है युवा की, जब तक वो यंग एज में, मतलब ऐसे नॉर्मल यंग एज में, युवा अवस्था में रहता है तो ठीक ठाक खेल में सब में चल रहता है, लेकिन एक हद तक आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं की होती है कि वो उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता पहुंचने के लिए। मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर इतना फोकस करें कि ऊपर वाला दें। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां एसटीएफ की बड़ी छापेमारी हुई है। वजीरगंज के बुधौल में एसटीएफ की छापेमारी हुई है। घर में चीनी मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। संचालक मनोज विश्वकर्मा की गिरफ्तारी हुई है। मौके से कई देसी हथियार, कारतूस, खोखे बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के उपकरण और मशीनें भी जब्त की गई हैं। एसटीएफ हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो हथियार बनाने की मशीनें आज से जब्त की गई है। एसटीएफ की बड़ी छापेमारी की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बुधौल में एसटीएफ ने ये बड़ी छापेमारी की है। वजीरगंज की तस्वीर है। मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पर हथियार बनाने के सामान मिले हैं। संचालक मनोज विश्वकर्मा गिरफ्तार किया गया है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, ये मिनीगन फैक्ट्री की तस्वीर देख रहे हैं, क्या पूरी जानकारी? देखिए, डीजी ऑपरेशन जो है कुंदन किशन, उनको ये इनपुट मिली थी कि औरंगाबाद जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बुधौला जो इलाका है
वहां पे मिनी गन फैक्ट्री का संचालन जो है वो मनोज विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति के द्वारा करवाया जा रहा है। अपने ही घर में वो मिनी गन फैक्ट्री की अवैध फैक्ट्री जो है उसका संचालन कर रहा था और इस सूचना को पहले जो डीजी ऑपरेशन है कुंदन किशन, उन्होंने अपने एसओजी की टीम से सत्यापित कराया और जब इस बात की पुष्टि हुई कि यहाँ पे मनोज विश्वकर्मा के घर में ये मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, अवैध हथियार की जो है वो निर्माण किए जा रहे हैं और उसकी सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बाद बीती रात जो है 2 बजे के करीब में ये एसओजी की टीम जो है एसटीएफ की उसने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान जो है बड़ी संख्या में अवैध हथियार जो है वो बरामद किए गए। अवैध हथियार का निर्माण में जो जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उसकी बरामदगी की गई। अवैध हथियार बनाने के जो सामग्री है वो बरामद किए गए और इसके बाद ये पूरे तौर पे जो है ऑपरेशन सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया गया और मनोज विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया तत्काल। चूंकि वो नशे की हालत में था तो उससे फिलहाल पूछताछ नहीं हुई है। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, पूछताछ की जो कार्रवाई है वो वजीरगंज थाने के द्वारा की जाएगी और इसीलिए वजीरगंज थाने के जो पुलिस है उसे मनोज विश्वकर्मा को सुपुर्द कर दिया गया है और अब टीम जो है ये पता करने में जुटी है कि ये अवैध हथियार कहाँ कहाँ सप्लाई किए जा रहे थे, क्योंकि जब तक मनोज विश्वकर्मा से पूछताछ नहीं होगी वो एसटीएफ को ना कुछ पता चलेगा और ना ही आगे की ऑपरेशन जो है वो संचालित की जा सकती है। इसके लिए जो है लगातार बाकी जगहों पर भी छापेमारी किया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं एसटीएफ के, उसके मुताबिक मनोज विश्वकर्मा की यहाँ से एक डायरी भी मिली है और उस डायरी में कई चीजों का उल्लेख है, जिसके आधार पर एसटीएफ की जो एसओजी की टीम है आगे की छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बिहार पुलिस जो है, एसटीएफ जो है वो ऐसे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने में जुटे हैं और इसी दिशा में लगातार जो है डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन अपने जो तंत्र है, सूचना तंत्र, उसको अलर्ट कर रखा है और जैसे ही इनपुट मिलती है उसको सत्यापित किया जाता है। सत्यापित करने के बाद इस तरह की छापेमारी की जाती है, जिसके क्रम में कल रात 2 बजे जैसा हमने पहले बताया कि औरंगाबाद जिला के वजीरगंज थाना के बधौला गांव में ये कामयाबी हाथ लगी है। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी है बिहार पुलिस के लिए और आगे ये इसमें और भी कई कार्रवाइयां बाकी हैं होनी। जब मनोज विश्वकर्मा नशे की हालत से बाहर आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा प्रखंड के ऊंची भटिया गांव में तिलावे नदी का तटबंध टूटने से सिंचाई विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। सुलिस गेट के समय पर सफाई नहीं होने से जलकुंभी और काद जमा हो गई है, जिससे भारी बारिश के बाद पानी का दबाव बढ़ा है और तटबंध टूट गया है। इससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल और पिछड़ा बर्बाद हो गया है, जबकि करीब 50 एकड़ खेत में बालू भर गया है। अधिकारियों ने निरीक्षण किया, लेकिन मरम्मत नहीं होने पर स्थानीय मुखिया ने ग्रामीणों के सहयोग से मरम्मत और सफाई का काम शुरू कराया। लघु सिंचाई विभाग का एक सुलिस गेट था, उसी के जाम अवरुद्ध हो जाने के कारण ओवरफ्लो पानी हुआ, जिसके कारण यह बांध टूटा है। और 13 वार्ड का मेरा पंचायत है, 13 वार्ड में 8 वार्ड पूरा बाढ़ से प्रभावित है। सब अधिकारियों के दौरा के बाद हमको बोला गया जो आप अपना सहयोग से, जन सहयोग से कीजिए, सरकार का कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। तो मैं अपने पॉकेट से अभी तक लगभग 250 मजदूर लग चुका है। कि सुलिस गेट सिंचाई विभाग से बना हुआ है, ये हम लोग के सरे में बना हुआ है, क्योंकि जलभूमि और टोट से जाके पूरा ब्लॉक कर दिया था, बांध खत्म हो गया, पानी उधर का निकासी नहीं हो पा रहा था, इसी के चलते यहाँ तोड़ दिया। तो कितना नुकसान हुआ है? लगभग मैंने 500 एकड़ से ऊपर का बर्बादी हुआ है। तो फसल लगा हुआ था, सब पर फसल लगा हुआ था, कुछ बिचड़ा भी था, सारे बिचड़ा और फसल सब बर्बाद हुआ। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार की तरफ से सारे अधिकारी लोग आए, सब लोग देखे सुने, तो जलभूमि को साफ करने के लिए बोला था लोग कि जन सहयोग से आप लोग साफ कराइए। चलिए बात मोतिहारी के सुगौली प्रखंड की करेंगे, जहां लाल परसा गांव में सिकरहना नदी का कटाव अब लोगों के आशियाने निगलने पर उतारू है। तेज बहाव से कई फीट जमीन नदी में समा चुकी है और करीब 6 परिवारों के घर खतरे की जद में है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल से कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। नेपाल में लगातार बारिश होने से नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद दहशत और बढ़ गई है। लोगों ने तत्काल कटाव रोधी कार्य शुरू कराने और स्थायी समाधान की मांग की है। सुने ना 4-5 बरस से काटो तटे कोनो निदान एकर ना भइल। हमनी के रात भर जागर रहतानी सन, हमनी के केहू कुछ निहार नहीं है। ये इतना हमनी के जमीने बाटे, आवे लालो कहे लालो खाली देख ले लालो चल जा लालो, कोनो एकर कुछ कोनो चीज ना मिलेला हमनी के। बस इतने तो हमनी के
एथी बा पूरा डर हो जे नदी में घर काट ली। हाँ 4 साल से पानी आ रहा था। अच्छा। आ रात भर हम के कटता तो डरे हम के सुतत नहीं थी। रात भर जागल ही बानी सा। आवत आने लगी तो केहू हम के कुछ नहीं खे करो ना हम के अस्थाई देता ना कुछ करता। अभी लोग कोनो हम के कोनो अख्तार नहीं खे हम के कोनो के एथी नहीं खे साहत नहीं खे भेट। अब केंगा हम के रहम सो ना केंगा का करम सो। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां करीब 2.5 साल पुराने चर्चित ब्रह्मदेव हत्याकांड में कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। मामला डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला गांव का है, जहां दीपावली 2023 की रात ब्रह्मदेव शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। मारकर हत्या कर दिया। उनके बाद मैं और मेरे परिवार वालों लोग मेरे पिताजी को उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में उनकी मौत हो गई। गाँव समाज के लोग बोल रहे थे बढ़िया अफसर के साथ को मैंने मंसूर बाबू को पकड़ो। मेरे तरफ से मंसूर बाबू पर भी किए और मुझे न्याय दिलाने का काम किया। हमने 6 गवाह की गवाही कराया माननीय न्यायालय से, जिसमें 4 गवाह जो है वो आंखों देखा गवाह है, चक्षुदर्शी साक्षी। बाकी इस केस के अनुसंधान करता एवं चिकित्सक जिन्होंने पोस्टमार्टम को कंडक्ट किया उनकी गवाही करा। इसमें पहले सभी अभियुक्तों को दोषी पाया गया था 14/7/2026 को। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई थी। सभी अभियुक्त जो है मंडल कारा बेगूसराय से माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आए। सजा के बिंदु पर हमने बहस किया कि मामला बहुत गंभीर है। भागलपुर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह और श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटे हैं। नमामि गंगे घाट पर मुख्य समारोह स्थल तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और मनोरंजन के लिए स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग की ओर से विशेष पंडाल लगाए जा रहे हैं। प्रशासन को इस बार बड़ी संख्या में कांवरियों के पहुंचने की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जोर शोर से की जा रही है। नमामि गंगे घाट पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उद्घाटन समारोह के लिए जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण नमामि गंगे घाट पर किया जा रहा है और ठीक दूसरी तरफ कई विभागों के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग सहित अलग अलग विभाग के यहाँ पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। बताते चलें कि सुल्तानगंज में सावन के महीने में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी संख्या में शिव के भक्त सुल्तानगंज पहुँचते हैं और यहाँ पर उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने कांवर में जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। जिस तरह से सावन के महीने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए तो भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर के चर्चित काजवली चक बम ब्लास्ट मामले में करीब 4 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत और करीब 10 लोग घायल हो गए थे। 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल, उनको दोषी पाया गया और आज उनके विरुद्ध सजा सुना दिया गया। क्या सजा सुनाया गया? सजा मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है और इसमें 302 और 304 पोस्ट में 2, 304 2 में 9 वर्ष का सजा दिया गया है